मैन गुड इवनिंग। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं मंडे 26 नवंबर के शो का। अली बुखारी और कानून और आपकी खिदमत में हाजिर। अपने प्रोग्राम को शुरू करूंगा सबसे पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई अपडेट्स के साथ, कोई ना कोई केस लॉ के साथ। केस लॉ तो ऐसा आज कोई नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत सारे सवाल उठते हैं और जो बहुत सारे एक कॉमन किस्म के क्वेश्चंस आते हैं जब लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं ऑफिस में, मैं सोचा आज मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूं जिसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस आपके कवर हो जाते हैं। जिन सवालों की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर मोस्टली क्या सिनारियो होता है। कोई यहाँ पे है एज अ स्टूडेंट चल रहा है, उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए यहाँ पे, और वो अभी भी चलते चलते है वो आगे सोच रहे हैं कि जी मैं आगे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मेरे लिए क्या बन सकता है। कई लोग होते हैं कहते हैं कि जी हमें 5 इयर्स हो गए यहाँ पे ऑन टीयर 1 या होने वाले हैं या हो जाएंगे, और या टीयर 4 के ऊपर, और वो आगे से उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता या उनको कॉलेज की तरफ से एक्सटेंशन लेटर नहीं मिलेगा बिकॉज कॉलेज कहता है कि जी आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर आप नहीं जा सकते। अक्सर सवाल ये उठते हैं कि जी ये टाइम पीरियड कब से काउंट होना शुरू होता है, क्या एज अ स्टूडेंट आपका टोटल टाइम पीरियड इसमें काउंट होता है या जब से आप टीयर 4 पे चल रहे हैं तब से काउंट होता है। कई लोगों का होता है कि जी उनके 8 साल हो गए यहाँ पे, स्टूडेंट PSW सारा कुछ मिला मिलू के उनको है कि जी 2 साल किसी तरह और गुजर जाए तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑब्वियसली एवरी केस डिपेंड्स ऑन इट्स ओन फैक्ट्स। आपकी क्या सिचुएशन है वो आपके ऊपर, आपके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक जनरल फ्रेमवर्क मैं बताता चलूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो आजकल ऑप्शंस अब बाकी रह गए हैं, अब जो लोग रेगुलर सुनने वाले हैं उनको तो पता है कि टीयर 1 जनरल जो HSMP हुआ करता था किसी ज़माने में उसको ख़त्म कर दिया गया है। PSW होता था टीयर 1 के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया गया है एज ऑफ अप्रैल, ये जो गुजरा था हमारा इस लास्ट ईयर में। ये वो चीज़ें थी जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए लोग अपने स्टूडेंट एक्सटेंशंस कराते रहते थे, कोर्सेज कोई ना कोई करते रहते थे, उनको 10 साल पूरे होते थे, वो 10 साल की बेस पे अप्लाई कर देते थे और उनको इंडेफिनिटली मिल जाती थी। उस चीज़ को भी बंद करने के लिए उन्होंने अब एक लिमिट लगा दी है कि अगर आप टीयर 4 के ऊपर चल रहे हैं तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स करना चाहते हैं तो अप टू 3 ईयर्स आप उसके अंदर गुजार सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल पर जाना चाहते हैं तो अप टू 5 ईयर्स गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे आगे अगर आप कोई PhD वगैरह की तरफ जा रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपको 7-8 साल तक भी टाइम मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपके 5 ईयर्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको स्टूडेंट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और किसी कैटेगरी में जाएं तो वो डिफरेंट बात है। सो मैं इसमें हमेशा यही समझता हूं कि जो टीयर 4 वाले वीज़ास हैं वो इसके अंदर काउंट होते हैं। पूरा स्टूडेंट वीज़ा का आपका टाइम पीरियड इसमें काउंट नहीं होता, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले स्टूडेंट वीज़ास मिले होते हैं, उनको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 साल हो गए, अब उनके टीयर 4 के ऊपर 3 साल हुए, तो उनको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको साल का 1.5 साल का वीज़ा और मिल जाता है और आप इस तरह से 10 ईयर्स से पहुँच जाते हैं तो अपने 5 ईयर्स की लिमिट से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा ऑप्शन जो अब चल रहा है जिसकी तरफ से एक तरह से पुश किया जा रहा है सबको, वो है एंटरप्रेन्योर, टीयर 1 एंटरप्रेन्योर, जिसको हम पहले सेटिंग अप इन बिजनेस कहा करते थे, उसको अब टीयर 1 एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं। मोटी मोटी मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। अगर आप PSW पे हैं, यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे आप चल रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योर पे स्विच करना चाहते हैं तो 50,000 पाउंड अगर आपके पास है तो आप स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने जो जॉब, अपना जो काम करना है वो काम आपका NQF लेवल 4 से ऊपर होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। अब इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा जी मैं अगर कोई दुकान खोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो इसमें आता कि नहीं? तो इसमें वो चीज़ें नहीं आती। अगर आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस को चलाने के लिए आप मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं या अकाउंट्स के हेड बन जाते हैं या आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि उस काम को चलाने के लिए क्योंकि आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको वो अलाउड होगा। उस काम के लिए अलाउड नहीं है। इन द रनिंग ऑफ दैट सेम बिजनेस इट्स नॉट अलाउड। लेकिन अगर आप किसी और के लिए जाके वो किसी और को आप अपने फर्म में, अपने काम में कहीं MD वगैरह बना देते हैं या कोई मैनेजर वगैरह बना देते हैं, वो चीज़ चल सकती है, प्रोवाइडेड आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोविजन ऑफ दैट सर्विस वो NQF लेवल 4 से ऊपर है। सो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है समझने वाली। दूसरी चीज़ ये याद रखें कि अगर आप PSW पे चल रहे हैं और आप 50,000 पे जाना चाहते हैं तो पहले आपको अपना जो बिजनेस या अपना काम जो आपने करना है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा होम ऑफिस से, ताकि आपको उसके ऊपर वीज़ा इशू हो सके।
अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं जो कि 200,000 की कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर के अंदर, उसके लिए आपको पहले से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। ये दोनों की एक डिफरेंशिएशन है। अगर आप 50,000 पे जा रहे हैं, PSW आपके पास है और आप 50,000 पे जा सकते हैं, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपना बिजनेस करना अलाउड होगा। अगर आप 200,000 पे जा रहे हैं, आपके पास PSW है और आप फिर भी 200,000 पे जाना चाहते हैं, तो फिर आपको अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है और आपको NQF लेवल 4 से ऊपर काम करने की भी जरूरत नहीं है। जो आपका बिजनेस है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप दुकान खोलना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन फिर आपको 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मोटी बात यह है कि अगर आप 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करते हैं यूके में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लेवल का काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करके चल रहे हैं और PSW की वाली शर्त के ऊपर चल रहे हैं, तो NQF लेवल 4 से ऊपर होना चाहिए। 3 और कैटेगरीज हैं जो कि आती हैं 50,000 के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, उनको बहुत सौ को इसकी पूरी समझ आती नहीं है, लेकिन अगर किसी आप यूके ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पे जो यूके सीड कॉर्पोरेशंस हैं उनमें से किसी से आपको ग्रांट मिल जाती है 50,000 की, तब आपके लिए चीज हो सकती है। आपको किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ग्रांट मिल जाती है 50,000, तब भी आप एंटरप्रेन्योर वीजा पे जा सकते हैं 50,000 की लिमिट के ऊपर। और तीसरी चीज, अगर किसी यूके इनकॉर्पोरेटेड FSA रेगुलेटेड वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से आपको पैसे मिल जाते हैं, तब भी आप 50,000 की कैटेगरी में जा सकते हैं। ये वो 3 कैटेगरीज हैं जो 50,000 के अंदर आती हैं, जो एक जनरली आपको देखा जाता है। अगर आपके पास PSW नहीं भी है तब भी। इतनी अच्छी कैटेगरीज बना दी गई हैं, इतनी ओपन कैटेगरीज बना दी गई हैं कि इसमें लोग बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सोच टेढ़ी है, सीधा नहीं सोचना शुरू करना। मेरे पास लोग आते हैं, 2 लाख पाउंड है जी, बिल्कुल है, इन्वेस्ट करना है, हाँ जी कर सकते हैं, अवेलेबल भी हो जाएगा, डिस्पोजेबल भी हो जाएगा। आप बताएं कि जी पैसा ला के इन्वेस्ट किए बगैर किस तरह से वीजा बन सकता है? क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जी ये 2 लाख पाउंड है, मैं इसको जेन्युइनली इन्वेस्ट करूं, इसको मैं जेन्युइनली बिजनेस को चलाऊं, और बिजनेस को चलाने की अगर मुझे खुद अकल समझ नहीं है तो मैं किसी को हायर करूं जो मेरे इस बिजनेस को चलाए। आखिर आप 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट कर रहे हो, वो किसी को, कोई बंदा आपका बिजनेस को चलाए, उसको आप पैसे देते हैं इसी चीज के लिए कि वो आपका काम सही तरह से अकलमंदी से चला सकता है और फिर उस बिजनेस में से एक प्रॉफिट जनरेट करता है, आपको भी पैसे देता है, खुद भी पैसे लेता है उसके अंदर से, और आपका वीजा भी हो जाता है। एंटरप्रेन्योर में ये याद रखें कि अगर आप एक एक्सेलरेटेड रूट पे चले जाते हैं तो 3 साल के बाद ही आपको इंडेफिनेटली मिल सकती है। अगर आप 50,000 वाली कैटेगरी में, तब भी ये चीज अप्लाई होती है। ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास वो पैसा अवेलेबल है। यहां मैं ये भी कहता चलूं, जो एक सबसे सवाल कॉमन उठता है वो ये कि जी पैसे यहां पे तो है नहीं, कहीं किसी और मुल्क में हो तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एक अकाउंट के अंदर होने जरूरी है? नहीं, डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर हो तब भी चल सकते हैं। एक बंदे की तरफ से होने जरूरी है? नहीं, 3-4 लोग मिलकर भी आपको 2 लाख पाउंड पूरा कर देते हैं, वो भी चल सकता है। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, एक बंदा सऊदीया में बैठा है, आपने वहां से दोनों के पैसे मिलाए, आप उनके बेस पे आके अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी चीज हो सकती है। 2 लाख पाउंड अगर आपके पास अवेलेबल है तो जरूरी नहीं कि एक ही बंदा उसका फायदा उठाए, 2 बंदे मिलकर एक एंटरप्रेन्योरियल टीम भी बना सकते हैं, उसके पर भी हो सकता है। अब वो जो हमारे सिंह फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्डर्स का काम करते हैं, इलीगल हैं और यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, अगर आप इकट्ठे मिलकर 2 लाख पाउंड पूरा कर लेते हो और उसकी बेस पे अप्लाई कर लेते हो, क्या वो बहुत बेहतर नहीं है? बजाय ऐसे कि आप छुप के वो काम करते रहें और हर तरह से गुजारा करने की कोशिश करते रहें, लेकिन सही तरह से ना है। वो उन सब लोगों को फायदा होगा जो लोग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इसके ऊपर चल सकते हैं और बड़ा अच्छा इसके ऊपर काम हो सकता है। इसके अंदर अगर आप अक्लमंदी से करें तो इसको बड़ी सही तरीके से एस्टैब्लिश किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है। अब वो लोग आ गए, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ये पैसे अवेलेबल नहीं है। हर एक के पास तो नहीं होता ना। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? अब डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपको कितना टाइम यहाँ पे गुजरा है, आपने कितना यहाँ पे अपने आप को सेटल कर लिया है, आपकी ह्यूमन राइट्स की भी एप्लीकेशन बन सकती है। अब जवाब आता है कि जी अगर कोई ओवरस्टे हो गया तो उसका क्या होगा? ओवरस्टे कोई अगर हो जाता है और उसको यहाँ पे अब 1 अक्टूबर के बाद कह दिया गया कि जी उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन कर नहीं सकते। एप्लीकेशन आप फिर भी कर सकते हैं, आप उसको अपील में भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं, आप उसके लिए रिकंसिडरेशन की भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें फिर भी आपको कानून के मुताबिक फाइट करनी है। अभी इस वक्त जो इस गवर्नमेंट को सबसे चीज बुरी लगती है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खासतौर पर चीज बुरी लगती है, वो जो हमारे ह्यूमन राइट्स का कानून है सारा। वो कहते हैं कि जी कोर्ट्स जो हैं वो अपने हद से बहुत आगे निकल जाते हैं कानून को प्रोटेक्शन देने के लिए।
ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम नहीं है कोर्ट्स को बताना कि उनको कहाँ तक जाना है। ये कोर्ट्स की अपनी बात है, अपनी एक जाती उनका एरिया है, जहाँ तक वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, बिकॉज दे आर द कोर्ट्स। अब कोर्ट ने जब कानून को इंटरप्रेट करना है तो वो जहाँ तक भी लेके जाना चाहें उसको लेके जा सकते हैं। कहने का मकसद ये कि कोर्ट के पास है वो पावर कि अगर होम ऑफिस ने कह भी दिया कि आपको 1 अक्टूबर के बाद आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी, तो अगर आपका कानून के अंदर केस बनता है तो उसको हम ओवररूल करवा सकते हैं और कोर्ट की तरफ से आपको स्टेटस फिर भी दिया जा सकता है। सोचने की कुछ बातें हैं, इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं। तो मैं कहा बहुत सारे लोगों को, सुनने वालों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट एक्सटेंशन से तंग आ चुके हैं, नहीं कराना चाहते, कॉलेज वाले पैसे बड़े मांगते हैं, ये वो जो भी मसले मसाइल होते हैं, अगर आप किसी और कैटेगरी में जाना चाहें और अपने आप को प्रॉपरली सेटअप करना चाहें तो बड़े आराम से, बड़े सुकून से एक सही काम किया जा सकता है। टेढ़ा सोचना बंद करें, गलत सोचना बंद करें कि बस कोई चक्कर चला के मैंने काम करना है। चक्कर चलाने वाले दिन गए जी। अब वो जो चक्कर चलाया करते थे लोग, वो अब बेचारे बड़े बुरे फंसते हैं और उसके बाद उनके केसेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। सो मेरी नज़र में उसमें जाना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, वरना हमेशा की तरह मैं वही कहूंगा कि मैं बोलता रहूंगा तो मैं तो घंटा गुजार दूंगा जी। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है जनाब, खैरियत। अच्छा भाई साहब, मैंने जरा इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि मैंने अपनी फैमिली के नेशनलिटी के लिए नेशनल चेकिंग सर्विस वाले उनके थ्रू पेपर जमा करवाए थे। ठीक। तो उसको तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका कोई रिस्पांस, उन्होंने पैसे तक नहीं काटे। और नेशनल चेकिंग सर्विस वालों से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं। अब होम ऑफिस वालों से राब्ता करने का भी कोई तरीका नहीं, सिर्फ ईमेल वगैरह हमने की, उसका जवाब भी नहीं दिया। अच्छा। तो कैसे जो पता लगेगा जी कि पैसे उन्होंने नहीं काटे? अभी तक मैंने देखा कार्ड चार्ट की डिटेलें भी सही दी हैं। ठीक। तो इसके बारे में जरा इन्फॉर्मेशन है तो कुछ दे दें हमें। अच्छा, मैं बताता हूँ सर। अगर कोई कानूनी चीज़ होती तो मैं आपको ज़रूर इस पर बहुत बेहतर मशवरा दे सकता था, लेकिन ये जो चीज़ आपकी है ये कुछ ज़रा अनोखी सी चीज़ लगती है। नेशनलिटी चेकिंग सर्विस के पास जाने का मकसद ये होता है कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने की बजाय कॉपीज करके होम ऑफिस को भिजवा देनी है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और उसके अंदर वो अपना एक चार्ज लेते हैं जो उन्होंने अपना चार्ज करना है और उसके बाद होम ऑफिस को भेज देना है। अब होम ऑफिस ने उसके ऊपर काम शुरू करना है और फिर फैसला करना है। ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कि 1.5-2 महीने हो गए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद पैसे भी नहीं काटे, ये ज़रा चीज़ थोड़ी सी ऑड लगती है। बिकॉज आमतौर पर जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं वो पैसे पहले काट लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम गुजरता रहता है। जितना भी अगर उनके पास रश होता है तो आपको फिर ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, अगर ज़्यादा रश ना हो तो फिर जल्दी काम हो जाता है। बट इसके अंदर तो मैं आपको यही कह सकता हूँ, जो 3 मुझे चीज़ें समझ आती हैं। नंबर 1, अपनी जो नेशनलिटी चेकिंग सर्विस है उनके साथ जाके दोबारा रब्ता कीजिए, उनसे कहें कि जी मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे चेक करके बताएं कि आपने मेरी एप्लीकेशन थ्रू भी की है सही तरह से कि नहीं, और क्या वहाँ पे मिल गई है कि नहीं, बिकॉज मुझे उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, कोई पेमेंट नहीं निकली है उसकी, एंड आई एम वरीड। ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं गायब हो जाए। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि आप जो जिससे आपने कहा होम ऑफिस को ईमेल वगैरह कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन का रेफरेंस, जो भी आपका रेफरेंस है वो सारा कुछ भेज के उसकी बेस पे अप्लाई करने वो ट्राई करने की कोशिश करें कि आपको शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता, नेशनलिटी चेकिंग सर्विस से भी कुछ नहीं मिलता और आपको फिर मजीद और कुछ टाइम गुजर जाता है, कोई महीना और गुजर जाता है और आपको फिर भी कोई जवाब नहीं आया, तो अपने MP से बात कीजिएगा। MP से कहिएगा, कोशिश करें कि वो थोड़ी सी ज़रा इस बात की वो रूट तक पहुँचें कि हुआ क्या है, किधर गया मैटर सारा, क्योंकि आमतौर पे इतनी देर में आपको कम से कम आपकी पेमेंट जरूर निकल जाती है। ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि जी 1.5-2 महीने गुजर गए हैं अभी तक पेमेंट नहीं निकाली गई, बिकॉज आमतौर पे पेमेंट निकाल ली जाती है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, कई दफा एक्नॉलेजमेंट में भी टाइम लगा देते हैं लेकिन पेमेंट फिर भी कट चुकी होती है। सो इस चीज़ का इंतजार कर लीजिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट सर, मैं इसमें आई एम सॉरी, आपको कानूनी मशवरा कोई नहीं और दे सकता जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था। ह्यूमन राइट्स में हमने 2011 में एप्लीकेशन डाली थी जो कि 1 महीने बाद रिफ्यूज हो गई थी। ठीक। उस टाइम मेरा बेटा अंडर 18 था और बेटी भी अंडर 18 है। बेटी इस टाइम 14 साल की है। हमने इसलिए डाली थी भाई बाद में बेटा ओवर 18 हो जाएगा, लेकिन वो 1 महीने बाद रिफ्यूज हो गई। हमने अपने वकील के जरिए रिमाइंडर भेजा, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। फिर 2-3 महीने बाद कोई प्रोटोकॉल रिमाइंडर भेजा तो भी कोई जवाब नहीं आया। ठीक। फिर हमने एक तीसरा रिमाइंडर भेजा, आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 9 जुलाई से जैसा आपने बताया कानून लागू हो गया है, तो क्या हम लोग, हमारा इसमें कुछ हो सकता है? अभी हमें 7 साल होने में 10 महीने बाकी है तकरीबन।
एक चीज तो, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है जिससे काफी लोगों का भला होगा अगर आप ये जवाब देंगे तो। जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा इस बात पे है, आपने जो ये एंटरप्रेन्योर बताया अभी, तो उसमें क्या अगर हम लोग 2 लाख पाउंड कर लेते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं, तो क्या हम लोग भी उस चीज में अप्लाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने, अच्छा किया पूछ लीजिए, मैं आपको भी जवाब देता हूँ जी। पहली बात जो है ओवरस्टे, अच्छा पहली बात जो आपका पहला सवाल था, क्या आपके लिए कुछ हो सकता है कि नहीं, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की आपने बात की, जो आपने रिमाइंडर आपने कहा, रिमाइंडर तो मैं हमेशा वही कहता हूँ जी कि रिमाइंडर उसको भेजा जाता है जो कोई बंदा बात भूला बैठा हो। आपका केस उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, भूले हुए नहीं थे, आपको रिफ्यूज़ किया, रिफ्यूज़ करने के बाद उन्होंने आपको 1 महीने बाद जवाब दे दिया कि जी आपको कुछ नहीं बनता, आपके कोई कानून में किसी में आप नहीं आते, तो आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब उसके 3 महीने के अंदर अंदर तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं। अब प्री एक्शन प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि जो हाईकोर्ट में केस शुरू करने से पहले आपने एक रास्ता जो इख्तियार करना है, जो आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं कि जी पहले ये स्टेप्स आपने उठाने, अब वो चीजें कर रहे होते हैं। अब आपने वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो कर लिया, लेकिन उसकी धमकी लगाने का मकसद ये होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने मुझे कोई मुस्बत जवाब ना दिया तो फिर मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूं। अब वो तो चीज आपकी की नहीं गई, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, 3 महीने गुजर गए, जुडिशियल रिव्यू नहीं हुई, तो वो तो चीज आपकी सारी की सारी खत्म हो गई, उसमें तो और कोई भी जान नहीं है। अब जो बात आती है कि जी अब करना क्या चाहिए, आपने बताया कि आपके 7 साल होने में अभी 10 महीने बाकी हैं। बेटे का आपने बताया कि वो ओवर 18 हो गया है गालिबन, बेटी का आपने बताया कि अभी 14 की है। अब 14 होने का मतलब ये कि अभी उसको तकरीबन ऑब्वियसली वो 7 साल उसको भी होने वाले हैं ना, 10 महीने रह गए। अब अगर 10 महीने और गुजर जाते हैं और उसने यहाँ पे अंडर 18 रहते हुए उसने 7 साल से ज़्यादा टाइम गुजार लिया, तो उसको नए लॉ के मुताबिक जो 9 जुलाई के बाद कानून आया है उसके मुताबिक उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप अभी एप्लीकेशन डालेंगे तो नए लॉ के मुताबिक तो उसको कुछ नहीं मिलना, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि आप फिर भी पुराना जो खैर उसको नया लॉ या पुराना लॉ कहना भी गलत है, जो इमिग्रेशन रूल्स में अब बना दिया गया है, आर्टिकल 8 का हिस्सा उसका बना दिया गया, अगर उसके अंदर वो नहीं भी पूरे उतरते, आपका केस नहीं भी अभी पूरा उतरता, तो आपको जो आर्टिकल 8 का जनरल लॉ है उसके तहत भी देखना चाहिए। MF नाइजीरिया केस का नाम है, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ कही है कि मेन चीज़ देखी जाए इमिग्रेशन रूल्स को। अगर तो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये केस आता है तो अच्छी बात है, अगर इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आता तो फिर आपको आर्टिकल 8 के अंदर भी देखना पड़ेगा उसको कि फिर भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ तो नहीं है आपको यहाँ से निकालना। आपकी बेटी ने क्योंकि एक होश वाला टाइम यहाँ पे इतना अरसा गुजारा है, तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता है। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि या तो एप्लीकेशन डाल के अभी इंतज़ार कीजिए, बिकॉज आजकल एप्लीकेशन में मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, वो ये 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने तो ईजिली लगा रहे हैं। मेरे पास अभी जो जवाब आ रहे हैं वो उन एप्लीकेशन के हैं जो पिछले साल अक्टूबर नवंबर में की गई थी। अभी तक हमारे पास उन्हीं के जवाब चल रहे हैं। आई वुड एक्सपेक्ट कि उसमें टाइम लगाएंगे, और अगर आप अभी एप्लीकेशन कर देते हैं और बाद टाइम आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाता है, आपकी बेटी की उम्र 7 साल से ऊपर 7 साल से ज़्यादा वो टाइम गुजार चुकी होती है यहाँ पे, तो वो आपके केस के अंदर एक डेफिनेट मुस्बत चीज़ बनती है जिसके ऊपर उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि यस काम आपका हो सकता है, लेकिन सही रास्ते पे जाएंगे तो काम होगा। अगर मंजिल आपकी यहाँ पर है और आप उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं या गाड़ी चलाते ही नहीं आगे, तो आप मंजिल तक पहुँच नहीं सकते। अभी तक जो आपके केस में हुआ, आपने एप्लीकेशन डाली, उसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर आगे से आपने कुछ भी नहीं किया या अपनी तरफ से जो कुछ किया वो सब कुछ गलत है। आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई उससे फ़ायदा नहीं था, कोई और रिमाइंडर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। रिमाइंडर किस चीज़ का कि या तो कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो आपकी, तो फिर तो रिमाइंडर भेजें भी उसका, लेकिन उसके अलावा कोई और बात नहीं बनती। मेरे नज़दीक उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। अब यह है कि नई एप्लीकेशन डालें, चाहे अभी डालते हैं चाहे आप 10 महीने में डालते हैं, आपको बेटी को क्योंकि 7 साल हो जाएंगे यहाँ पे यूके में, उसको उस कानून के अंदर उनको कंसिडर करना पड़ेगा। और फिर आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उसको बनाया है कि वो उसको कंसिडर कर सकें और उसको स्टेटस दें या ना दें, वो उसके ऊपर बात जाती है। दूसरा आपका सवाल था एंटरप्रेन्योर के हवाले से कि अगर कोई ओवरस्टेयर्स हैं यहाँ पे और वो और 2 लाख पाउंड इकट्ठे कर लेते हैं, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उसका जवाब ये है कि इमिग्रेशन रूल्स के तहत अगर आप ओवरस्टे हो चुके हुए हैं और 28 डेज से ज़्यादा आप ओवरस्टे हो चुके हैं, तो आपको यहाँ से मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, आपको एंट्री क्लियरेंस लेकर आना पड़ेगा। अगर आपकी मैं बात करता हूँ, जो अभी आपने सवाल पूछा, अगर आप यहाँ पे 7 साल से तकरीबन रह रहे हैं और आप ओवरस्टे हो चुके हैं, लेकिन अभी आपके पास 2 लाख पाउंड मौजूद है, अगर आप वापस चले जाते हैं अपने मुल्क और आप जाके 1 साल इंतजार करते हैं, उस 1 साल के बाद आप अप्लाई करके आ सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर।
अब उसमें फायदा क्या होगा कि जब आप आते हैं तो आपके जिसे कहते हैं ना वो पुराने गुनाह सारे धुल चुके होंगे, ओवरस्टे होने का आपका स्टिग्मा खत्म हो चुका होगा, एंड होपफुली आप जब आते हैं आप सही तरह से अपना ब्रीच में नहीं जाते रूल्स के और आप सही तरह से उसको फॉलो करते हैं, तो 3 साल की कैटेगरी में यानी एक्सेलरेटेड रूट की कैटेगरी में जाके आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है फिर भी बजाय से कि आप किसी डिस्क्रिप्शन लीव पे जाने की कोशिश करें जिसमें आपको 2.5 साल की लीव मिले, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, 10 साल के बाद जाके आपको इंडेफिनिट लीव मिले, अगर आपके पास 2 लाख पाउंड का बंदोबस्त हो जाता है तो अभी का जो कानून है उसका फायदा उठाइए, वापस जाइए। 1 साल का बैन होगा जब आप अपनी मर्जी से वापस आते हैं, अगर आप मदद लेके जाते हैं तो 5 साल का बैन होगा, अगर आपको रिमूव किया जाता है तो 10 साल का बैन होगा। सो अगर आप अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं तो सिर्फ 1 साल का बैन है, अपनी मर्जी से वापस जाइए। 1 साल तो आपको जाके वापस अपने मुल्क में थोड़ा रिलैक्स करते ही गुजर जाएगा, आराम से वो कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, जैसे साल पूरा होता है अप्लाई करें, पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरेंगे आप और एंटरप्रेन्योर का वीजा लगवा कर वापस आ जाइए। आप और आपकी पूरी फैमिली आ सकते हैं, अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, जो कुछ भी करना है एक्सेलरेटेड रूट में जाके 3 साल के अंदर आपका काम हो जाएगा, बजाय इसके कि आपने 7-8 साल यहाँ पे इलीगल गुजारे, उसके बाद अब आप बड़ा रोते पीटते अपीलों में लड़ते, ये करते वो करते, किसी तरह से जाके आपको 2.5 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिल जाती है और फिर आप 10 साल की रूट पे शुरू करते हैं। सो दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक जरा थोड़ा वो जी गुर्दे का काम है कि जी आप वापस जाएं और जाके अपने मुल्क से अप्लाई करें, और दूसरा ये कि आप कहेंगे नहीं जी मैंने कोई रिस्क नहीं लेना, वापस ना आ सका, फंसा रहा, ये हो गया वो हो गया, तो मैं यहीं से करूंगा, ठीक है मुझे 2.5 साल की लीव मिल जाए, मैं उसी के ऊपर बड़ा खुश हूँ। ठीक है जी, अच्छा सवाल आपका, इसलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसको फायदा मिलेगा इसका। अब नाज़रीन ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0844-978-0027। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0844-978-0027। Communication 2000। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸੀਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਲਾਣੋ ਹਟ ਜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਤੋਣੋ ਹਟ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 뮤직 ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। शीशा हो या दिल हो आखिर टूटी जाता है। मैं तेरे पिछे बन जावा ओ खुदाई, मैं तेरे उत्ते मर जावा ओ खुदाई। अपने सितारे ऑन वीनस टीवी चैनल 805। नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियाँ, जालीदार ढोकला, जन्नती जायके की खालिस लज्जत। पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज विजिट करें pujasweets.com। आप इस खुशामदीद, वेलकम बैक। सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मरसाम, मुझे एक सवाल पूछना था। मुझे यूके में 4 साल हुए और पिछले 1 साल से मैं इंडेफिनिट लीव पे हूँ। तो इस साल मेरे हस्बैंड अप्लाई करना चाह रहे हैं नेशनलिटी के, लेकिन मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं। मुझे पूछना था क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ उनके साथ? आपको जो इंडेफिनिट लीव मिली थी किस बेस पे मिली थी? डिपेंडेंट टू नहीं लिखा हुआ, बस इंडेफिनिट लीव लिखा हुआ है। नहीं, आपने जब अप्लाई किया था तो किस बेस पे अप्लाई किया था? क्या आपकी शादी हुई थी ब्रिटिश नेशनल से या इंडेफिनिट लीव होल्डर से? मेरी शादी ब्रिटिश नेशनल से नहीं हुई। उस वक्त उनको 5 इयर्स हो गए थे मेरे हस्बैंड को। उनका वर्क परमिट कन्वर्ट हो रहा था इंडेफिनिट में। ओके फाइन, ठीक है। सो वर्क परमिट पे थे आप, वर्क परमिट डिपेंडेंट थी, सो आपको उसके बेस पे मिला। उनके तो 5 साल कंप्लीट हो गए जी। 4 इयर्स हुए। असल मुझे किसी ने कहा जब तक आपके 5 इयर्स नहीं होंगे आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पूछना था। मैं आपको बताता हूं जी, ये इसके अंदर सिर्फ एक जो टेक्निकल बात है वो सिर्फ इतनी है
कि आपके हस्बैंड को 5 साल कंप्लीट हो गए, उन्होंने 5 साल का रेजिडेंस पीरियड कंप्लीट करना होता है, जो उन्होंने कर लिया। आपको अभी 5 इयर्स नहीं हुए, सो इंडिपेंडेंटली तो आप नहीं कर सकती, लेकिन यू आर ऑल्सो मैरिड टू समबडी हु इज परमानेंटली सेटल्ड इन द यूके। सो अगर आप उसकी बेस पे चलना चाहती हैं तो आप आर्ग्यू कर सकती हैं कि ये आपको 3 साल का सिर्फ 3 इयर्स का सिर्फ आपको अपना रेजिडेंस पीरियड पूरा करना है। मसला सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट वाली बात है वो ये कि अगर आपको इंडेफिनिट लीव मिली होती है इस बेस पे कि आपको 3 साल वो शादी की बेस पे आपको मिल रही है इंडेफिनिट लीव, तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो कोई इशू नहीं था। आपका ये है कि अब आपकी जो स्टेटस से आपको कहा जाए या आपका जो कैटेगरी बनती है वो क्या है, तो यू आर मैरिड टू समबडी हु इज परमानेंटली सेटल्ड इन द यूके, और उस बेस पे आप जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो 3 साल का पीरियड काउंट होता है। आपको मैं एक काम की बात बताता हूं जो आपको शायद ज्यादा अच्छी लगेगी, वो ये कि अगर आप सेपरेट एप्लीकेशंस करते हैं तो फिर 850 समथिंग कुछ इस तरह से आपकी जो कोर्ट की होम ऑफिस की फीस होती है और अगर आप मियां बीवी दोनों इकट्ठे एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो फीस काफी आपकी कम हो जाती है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज साथ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको उन्होंने रेजिडेंस पीरियड पूरा ना भी माना, आप इस आर्ग्यूमेंट को लेकर चल सकते हैं कि जी आई एम मैरिड टू अ ब्रिटिश, नॉट टू अ ब्रिटिश इंडेफिनिट लीव होल्डर, सो पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके, उसकी बेस पे मुझे यहाँ पे 3 इयर्स की बेस पे ही दे दिया जाए। अदरवाइज कानून यही कहता है कि जी आपकी शादी अगर किसी सेटल्ड बंदे से हुई हुई है और उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिली है, तो फिर आप 3 साल गुजारने के बाद अपने यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। What I would say is, अगर आप मेरे पास दफ्तर में आती हैं और आप मुझे आगे कहती यस और नो, तो मैं आपसे कहता कि जी पहले 5 साल कंप्लीट करें, उसके बाद अप्लाई करें। लेकिन क्योंकि आप दोनों मियां बीवी इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं, आपकी फीस भी उस पर कम हो जाएगी, सो व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। कोई मसला नहीं। अगर आपकी एप्लीकेशन वो रिफ्यूज भी कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कहेंगे, यही कहेंगे नहीं जी 4 साल आपको हो गए हैं, अभी 1 साल और गुजारें, तो आप फिर अगले साल दोबारा जब आपका 5 साल पूरे हो जाते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी हो गया तो जल्दी हो जाएगा। सो यू गॉट नथिंग टू लूज एक्सेप्ट वो जो आपकी थोड़ी सी होम ऑफिस की फीस जाएगी, जो एक्स्ट्रा आप मियाँ बीवी की इकट्ठी एप्लीकेशन करने की वजह से जारी होगी, बट दैट्स इट। बट उसके अलावा आई डोंट सी एनी इश्यूज। सो अभी आपके ऊपर है कि आप वो छोटा सा रिस्क लेना चाहती हैं कि नहीं पैसे लूज करने का। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया, आपको साथ ही मिलकर नेशनलिटी, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपकी नेशनलाइजेशन नहीं होती और वो कहते हैं कि नहीं आपको सेपरेटली 5 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो आपको सिर्फ वो रिफ्यूजल लेटर भेज देंगे जिसमें ये है कि आपके पैसे रिफंड नहीं होते, आपके सिर्फ वो जो उसके सिटीजनशिप सेरेमनी के पैसे होते हैं वो वापस आएंगे। अदर देन दैट वो आपको बता देंगे कि जी फलानी डेट से पहले आपका अनलाइकली है कि आपका टाइम पूरा पीरियड पूरा कंसिडर किया जाए। तो वो जो डेट आपको दे दी जाती है, फिर आपको पता है कि जी मैंने उस डेट पे अप्लाई करना है और फिर मुझे नेशनलाइजेशन मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बस दो तीन सवाल पूछने हैं जी। एक तो ये पूछना था कि 22 नवंबर से होम ऑफिस की वेबसाइट पे मैंने देखा कि न्यू चेंजेस आई हैं, चेंजेस होंगी फॉर एंटरप्रेन्योर और कुछ और भी कैटेगरीज के लिए जी, स्टूडेंट्स की भी आएगी इसमें। एक वो पूछना था कि वो क्या चेंजेस हैं, वो डिटेल से मुझे नहीं पता। दूसरा ये पूछना था कि जो एंटरप्रेन्योर ESW के बाद कर रहे हैं 60,000 वाले, क्या वो कोई अपनी एजुकेशनल कंसल्टेंसी ऑफिस इस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं? क्योंकि मैं टीचर हूँ और मतलब प्रोफेशनल टीचिंग में हूँ यहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ के लिए जी। तो उस हवाले से सोचा था कि अगर एजुकेशनल कंसल्टेंसी या एजेंसी कुछ मतलब ओपन करते हैं तो फिर उसको हम एज ए बिजनेस रन कर सकते हैं। राइट। और तीसरा सवाल ये था सर कि मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने वो MBA में आई थी, ठीक, और उनको जो है कॉलेज में डेजिटेशन उनका जो था वो प्लेजरिज्म में आ गया। अच्छा। कॉलेज वालों ने बहुत ज्यादा उसको घसीटा, पहले 3-4 महीने के बाद रिजल्ट दिया, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हमने आगे भेजा ही नहीं यूनिवर्सिटी में, तो हमने ही चेक किया तो वो प्लेजरिज्म में है। तो वो आगे इसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे और मतलब कह रहे हैं कि बस आप कोई चांस नहीं मिलेगा, तो आपका वीजा भी खत्म होने वाला है तो आप जा सकते हैं वापस। ठीक। और मतलब उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं और वो काफी अपसेट रही कि इतने पैसे भी दिए, फैमिली से भी आए, बच्चों को भी छोड़ के आए, शादीशुदा थी, तो आगे से कुछ भी नहीं मिल रहा और कॉलेज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस हवाले से कोई हेल्प मिल सकती है? कॉलेज जिस तरह से कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो वो स्टूडेंट की सुनते नहीं है। चलें मैं बताता हूँ सर।
जहां तक मुझे बात आपकी समझ आई है मैं उसके मुताबिक आपको जवाब देता हूं। पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके 2 सवाल ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर एक कंसल्टेशन की जरूरत है विद अ लॉयर। वो सिर्फ इस तरह की चीज नहीं कि आप बस टीवी पे फोन करें और बस जरा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके सवाल पूछ लें, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन की और जरूरत है। बट एनीवे, जब मैं जवाब दे सकता हूं वो आपको जरूर बताता हूं। पहली बात तो जो आपने चेंजेस का जिक्र किया, होम ऑफिस की वेबसाइट पे है, 22 नवंबर को मेरे ख्याल उन्होंने वो चीज़ डाली थी कि जी दिसंबर से कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ फॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं। सो वो चेंजेस जो आएंगी वो फिर जब अनाउंस हो जाएंगी, जब उनकी डिटेल सामने आ जाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड ऑब्वियसली आपको सब कुछ उनके बारे में पता चल जाएगा। अभी सच्ची बात है ना मैंने उनको ढूंढा है ना वो चेंजेस अभी इन इफेक्ट हुई हैं। सो अभी उसके लिए मुझे कोई खास चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको अभी तक शेयर नहीं किया आपके साथ। तो एक तो ये चीज़ उसको तो अभी छोड़ देते हैं, जब वो चेंजेस आएंगी तो उसका जिक्र करेंगे। अब जो बात है कि जी आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको रूल्स के मुताबिक समझ के और उसके बाद आपने उसको देखना होता है। अब ये एक आर्ग्यूमेंट करने वाली बात है कि आप किस आर्ग्यूमेंट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जो रूल है वो ये कहता है कि आपने NQF लेवल 4 से ऊपर का काम करना है अगर आप PSW पे हैं और 50,000 करके आप कोई चीज करना चाह रहे हैं। अब ये इसके अंदर क्या आता क्या है, जनरली कंसल्टेंसीज ही इसके अंदर आती हैं। मैं अगर एज ए लॉयर हूं और मैं कहता हूं कि जी मैं एक वकील होते हुए मैं जाके PSW पे और मैं 50,000 इन्वेस्ट करके मैं कुछ करना चाहता हूं, तो मैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, वो NQF लेवल 4 से ऊपर है। सो इसलिए उसके अंदर ये चीज बन सकती है। एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंसी फर्म खोलना चाहते हैं, उनकी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो NQF लेवल 4 से ऊपर है, वो कर सकते हैं। एक आई डोंट नो कोई आर्किटेक्ट है, वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं NQF लेवल 4 से ऊपर है। कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कोई बिजनेस कंसल्टेंट है, कोई और है। अब आप जिस तरह टीचिंग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन कंसल्टेंसी की बात कर रहे हैं, वो भी चीज उसके अंदर आ सकती है। ऑल डिपेंड्स कि आप उसको जस्टिफाई करें कि क्या एक बंदा जो NQF लेवल 4 से नीचे है, क्या वो बंदा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इफ नॉट तो फिर ये चीज नहीं हो सकती। That's all you need to see। क्या अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आपने अगर अपनी कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी खोलनी है, आपने बताया आपका टीचिंग का बैकग्राउंड है और उस बेस पे आप चलना चाहते हो, कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं, आई थिंक इट कैन बी पॉसिबल। बिकॉज जो आप कह रहे हैं, जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या वो NQF लेवल से नीचे वाला बंदा प्रोवाइड कर सकता है। इफ नॉट देन दैट्स फाइन, फिर आप ये चीज कर सकते हैं। सो देखना यह है कि वो आपका आर्ग्यूमेंट उसको आप किस तरह से करते हैं, आप उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं, कि आपकी क्या ऐसी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि NQF लेवल 4 से नीचे वाला बंदा ही नहीं कर सकता। अब उसमें आपका एक्सपीरियंस भी आता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी आती हैं, आपने जो पहले कहीं पे भी जॉब्स किए हुए वो स्किल्स आपने जो गेन की वहां से वो भी आती। इन सब चीजों को इकट्ठा करके उसकी बेस पे आप वो चीज कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग PSW से जा रहे होते हैं 50,000 वाली कैटेगरी में, उनको पहले अपना जो काम उन्होंने जो करना है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। सो वहां पे हमें इस चीज को पूरी तरह से आर्ग्यू करना पड़ेगा। ये तो आपका दूसरा सवाल हो गया जी। तीसरा सवाल जो आपका था कॉलेज से रिलेटेड कि जी कॉलेज को क्या किया जाए, उन्होंने वो प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर और आगे से उनको कोई मौका भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहे। अब ये प्रॉब्लम होती है जब आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जा रहे हैं, आप उनके लिए यही कर सकते हैं कि अगर वो नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं जी हम आपको वीजा भी नहीं कराएंगे, ये भी नहीं कराएंगे, तो आप उनसे एक कमर्शियल डिस्प्यूट में जा सकते हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट में क्या आप उनसे कहते हैं कि जी हमने पैसे पे किए, आपने जो सर्विस प्रोवाइड करनी थी वो आपने नहीं की, ये आपका एक काउंटी कोर्ट का एक्शन बन सकता है। वो इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर अगर कोई पब्लिक बॉडी होती तो मैं कहता आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं, बट अगर ये प्राइवेट एक कॉलेज है तो आप उसको वहां पे लेके नहीं जा सकते। सो आप उनको एक प्राइवेटली लेके चल सकते हैं और आप उनसे डैमेजेस मांग सकते हैं कि जी ये सारा कुछ जो आपने किया उस पर आप हमें डैमेजेस प्रोवाइड करें। अब लिटिगेशन ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आपकी दोनों तरफ बात चल सकती है। अगर आप उनको कोर्ट में लेके जाते हैं और जज के सामने जाके वो प्रूव कर देते हैं कि जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है और उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और आपके पैसे कोई नहीं वापस बनते, तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने वहां जाके प्रूव कर दिया कि हाँ आपने कोई प्लेजरिज्म नहीं किया, आपके पैसे बनते थे पूरे, जो उन्होंने जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करनी थी वो उन्होंने नहीं की, और इसलिए आप वो कमर्शियल डिस्प्यूट में उनसे पैसे मांग सकते हैं। अगर वो आपको डिसीजन मिल जाता है आपकी फेवर में, तो फिर आप होम ऑफिस से भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको अपील का राइट दिया जाए या आपको उसके अंदर दोबारा मौका दिया जाए कि अपना स्टडीज को कंटिन्यू करें। बिकॉज
आपके पास एक प्रूफ आ गया जो एक कोर्ट की तरफ से फाइंड आउट किया गया। ये मैंने कहा था आपका जवाब देने से पहले कि ये दोनों चीज़ें, आपके दोनों सवाल ऐसे थे कि जिनके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बहुत डिस्कशन की जरूरत है। मैंने आपको फिर भी एक जवाब तो दे दिया इसका, लेकिन बिल्कुल एक सरसरी सा जवाब दिया है, बिल्कुल स्क्रैचिंग द सरफेस वाला जवाब दिया। सो बेहतर है, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा क्या करना है। अब इसको डेवलप करने के लिए वेदर यू वांट टू गो टू ए लॉयर और यू वांट टू कम टू मी, वो आपके ऊपर है। बट जिस तरह से भी आप करना चाहें वो मैं आई लीव इट इन योर हैंड्स। बट होपफुली कुछ आपको एक इंट्रोडक्टरी एक थॉट प्रोसेस मिल गया होगा जिस तरफ आप जा सकते हैं। ओके, अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, मैं आपकी क्लाइंट बात कर रहे हैं जी। मुझे आपसे 2-3 सवाल करना था कि अगर हम लोग ऑलरेडी 2011 में केस डाले हुए हैं, जबकि रिजेक्ट करे, रिकंसिडरेशन भी किए, और जबकि उन्होंने लेटर भेजा कि आपका केस हम रिकंसिडरेशन करेंगे और आपके खिलाफ कोई रिमूवल ऑर्डर नहीं रहेगा। आर्टिकल 8 पे केस डाले थे, बच्ची 8 साल की हो गई है और हमें आके 10 साल हो गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रांगली क्या कर सकते हैं अली भाई? और क्योंकि न्यू जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लोगों का भी अभी मोर देन 6 मंथ से कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि मालूम हो रहा है। तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा? और वो एक न्यूज में भी सुने कि वो बता रहे थे कि 90,000 केस अभी तक वो लोग ओपन भी नहीं किया। अगर हम लोग न्यू 9 जुलाई के बाद के लॉ में भी अप्लाई करेंगे तो शायद हो सकता है और लेट हो जाए। तो हम नेक्स्ट अभी क्या कर सकते हैं प्लीज? मैं बताता हूँ जी। आप उस तरह की सिचुएशन में जिसमें बहुत सारे लोग और फंसे हुए हैं, ये जो आप जिस खबर की बात कर रही हैं वो अभी मैं भी कुछ दिन पहले सुन रहा था कि कहीं पे कहा गया कि जी कोई ऐसे बॉक्सेस हैं, कोई ऐसे वो पोस्ट ऑफिस बॉक्सेस हैं जहां पे हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस और वो रिप्रेजेंटेशंस और सारा कुछ पड़ा हुआ है जिनको खोल के देखा भी नहीं गया अभी तक। सो वो लोग अभी भी उस क्यू में इंतजार कर रहे हैं कि क्या होना उनके साथ, क्या नहीं होना। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझसे किसी ने फोन करके पूछा कि जी कल के जंग के अखबार में कुछ था कि जी 1,20,000 लोगों को कोई एमनेस्टी दी जा रही है, क्या ये सही है? 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि जी डेली एक्सप्रेस में कोई चीज़ आई हुई थी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ओपिनियंस होते हैं या एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि जी ये सब कुछ चल रहा है। यूकेबीए की तरफ से बहुत डिलेज हो रही हैं, उनकी तरफ से काम को संभाला नहीं जा रहा, तो क्या उसका निकल सकता है, ऑप्शन क्या निकल सकता है? अब एक ऑप्शन तो ये है कि वो एमनेस्टी निकाल दें और कहें कि जी सबको हम, क्योंकि हमारी गलती है, हमारी तरफ से डिले किया जा रहा है, सो हम सबको फायदा देंगे, इसके अंदर हम सबको लीगल कर देते हैं या हमको कोई ना कोई स्टेटस देंगे। अब आप अंदाजा कर लें कि अगर ऐसी कोई चीज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से अनाउंस की जाती है तो यहाँ का मीडिया और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कह लें, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी कह लें, वैसे भी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होंगे वो उनका क्या हाल करेंगे, ये कहते हुए कि जी इमिग्रेंट से पहले ही पूरा यूके भरा पड़ा है और आप और लोगों को स्टेटस देते जा रहे हैं और आप उनको ये एक बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ आके लीगल रह लो, कहीं ना कहीं जाके काम हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए अभी तक कोई एमनेस्टी नहीं आई। अदरवाइज मेरे नजदीक अभी तक कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ चुकी होती, बट फिलहाल मैं अभी भी यही कहूंगा कि इस वक्त कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस पर मैं कह सकूं कि हाँ जी डेफिनेटली ये चीज आ रही है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन वाली बात है क्योंकि इतना गंद मच चुका हुआ है कि क्या किया जाएगा किसी को पता नहीं। अब आपके स्पेसिफिक केस की बात करते हैं। आपके केस में बच्ची को यहां पर 8 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए, काम तो आपका होना है, मैं इतना आपको बता दूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, काम तभी होगा ना जब कोई उसको देखेगा। अब आपकी एप्लीकेशन डाली गई, उसके बाद उसकी रिकंसिडरेशन डाली गई, रिकंसिडरेशन को उन्होंने कहा कि जी हम अभी जवाब देंगे, आपके खिलाफ कोई रिमूवल डायरेक्शंस नहीं आएंगी। अगर ये लेटर ना आया हुआ होता तो मैं आपको जरूर कहूं कि आप नई एप्लीकेशन कर दें, लेकिन आपको वो लेटर आया हुआ है जिसके अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपके केस को रिकंसिडर करेंगे। अब इसमें मैं यही कह सकता हूं, बेस्ट चीज जो करने वाली है वो यही कि उस लेटर को अपने साथ लगाएं, अपने एमपी को इन्वॉल्व करें और उनको लिखें कि जी ये चीज हो रही है, कितना और इंतजार करना है, बच्ची अब 8 साल की हो गई है, हमने 10 साल का टाइम यहाँ पे गुजारा है। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको फायदा देती हैं। अगर आप कोई नई एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, आपको अभी भी मुझे ये लगता है कि वो अगर कंसिडर करेंगे तो नए लॉ के अंदर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 9 जुलाई के बाद से जो डिसीजंस आ रहे हैं, चाहे वो पुरानी एप्लीकेशंस हैं, उनके ऊपर भी वो डिसीजन जो दे रहे हैं वो नए लॉज के मुताबिक दे रहे हैं, यानी जो 9 जुलाई के बाद आया है। सो आपको, क्योंकि मैं समझता हूं कि स्टेटस मिलना चाहिए, मेरे नजदीक आपको 2.5 साल की वो लीव दे देंगे जो 30 मंथ्स की आपको डिस्क्रिप्शन लीव दी जाती है, और फिर आपको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाएगा। अगर पुरानी आपकी एप्लीकेशन है काफी, तो एक वो भी चांस बन सकता है कि आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन लीव की तरफ आर्ग्यू किया जाए जो 3 साल की मिलती थी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको 2.5 साल की मिलेगी। बात सारी क्या है, एक चीज जितनी भी स्ट्रांग हो, जब तक उसको कोई पढ़ेगा नहीं,
या उसको देखेगा नहीं या उस पर फैसला या एक्शन नहीं करेगा, तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग या वीकनेस की तो कोई बात ही नहीं बनती। एक ये एप्लीकेशन है जो पड़ी हुई है, अब मैं उसको देखूंगा तो समझूंगा ना इसमें क्या है, अगर मैं देखता ही नहीं, उसको पहुंचता ही नहीं वहां तक, तो कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ मसला है। डिले को हल करने के लिए या उसका कोई रास्ता निकालने के लिए मेरे नज़दीक तो सिंपली यही है कि आप अपने एमपी से बात करें। हाँ, दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता कोई अगर बड़ी कोई अर्जेंट चीज़ आ जाती है, कोई मेडिकल इशू आ जाता है, कोई लाइफ एंड डेथ का मसला आ जाता है, तो वो कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके, डॉक्टर का एविडेंस लेके, मेडिकल एविडेंस लेके, उसकी बेस पर रिक्वेस्ट की जा सकती है कि एक केस को क्यू से निकाल के अर्जेंट कंसिडरेशन दी जाए। अब आपके पास ये एविडेंस मौजूद है कि आपकी रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट को उन्होंने रखा हुआ है और कहा है कि वी विल नॉट डू एनीथिंग जब तक हम इसको डिसाइड नहीं करते। सो आपकी वो चीज़ चलेगी। अब या तो अपने एमपी से बात कर लीजिए या फिर ये है कि नई एप्लीकेशन डालें। अब नई एप्लीकेशन डालने में भी मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज नई एप्लीकेशंस को भी इस तरह से 8-10 महीने साल लगा रहे हैं वो। सो माइट एज वेल वेट कि आपकी जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशंस गई हुई हैं उन्हीं को देखें। सो आई होप मैंने भी आपको पहले कुछ नहीं आ सका, लेकिन मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि अभी आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी एक लेटर आपके पास मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, एमपी को इन्वॉल्व करें, उसके ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश करें। नई एप्लीकेशन करने की अभी कोई सेंस मुझे फौरन समझ नहीं आती। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। जी बताइए। मैं 2001 में यहाँ पे यूके आया था एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद जो है मैंने स्टडीज कंप्लीट की और फिर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, मैंने वर्क परमिट लिया और फिर Tier 1 पे रहा। तो टोटल मेरे जो है 10 इयर्स कंप्लीट हो गए। तो उस बेसिस पे मैंने ILR अप्लाई किया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, जो कि मुझे मिल गया था। ILR ग्रांट हो गया था 27 अक्टूबर लास्ट ईयर। मेरे इसमें जो मुझे 10 साल हो गए थे, वैसे में उसमें कोई गैप नहीं आया था, सिवाय के एक जगह पे जहाँ पे मुझे वर्क के लिए जो है बाय यूके की कंपनी से मुझे 6 मंथ्स के लिए बाहर जाना पड़ा। ठीक। तो वो जो पीरियड आया था वो आया था अगस्त 2007 से जनवरी 2008 तक। तो क्वेश्चन ये मैंने पूछना था कि लास्ट ईयर मुझे इंडेफिनेट मिल गई थी अक्टूबर में, तो इस साल अक्टूबर में मैं ऑलरेडी एलिजिबल हो चुका हूँ नेशनलाइजेशन के लिए। लेकिन मैं चेक कर रहा था UKBA की वेबसाइट पे, उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको एक तो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स में कि आपको 450 लास्ट 5 इयर्स में 450 डेज से ज्यादा आप बाहर नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज उन्होंने लिखी हुई थी कि एग्जैक्टली 5 ईयर पहले आपको यूके में होना चाहिए था। तो अब क्वेश्चन ये है मेरा कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि एग्जैक्टली पहले अगर मैं कहूँ आज से, अगर मैं कल एप्लीकेशन करता हूँ तो उसमें मैं वर्क सिक्योरमेंट पे गया हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं यूके में रह रहा था एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्क परमिट होल्डर। सर मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ, आप अपना टाइम पीरियड काउंट करें फ्रॉम जनवरी 2008। ठीक है, आपने बताया कि सितंबर 2007 से लेके जनवरी 2008 तक आप बाहर रहे थे, जो आपको एक लीगल सेकंडमेंट पे भेजा गया था। अब आप जनवरी 2008 में जब आप वापस आ गए, वहां से 5 इयर्स काउंट करने शुरू करें, वो आपके जनवरी 2013 में बनते हैं। सो वहां पे आपका 5 इयर्स का पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है, इंडेफिनिट लीव मिले हुए 1 साल भी हो जाता है, वहां पे अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले ना कीजिएगा। उससे पहले ना करूं, वो उसमें जो है रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। एब्सोल्युटली, और कुछ ज्यादा लंबा अरसा तो है नहीं, थोड़ा सा 2 महीने की बात है। जब आपका जनवरी में टाइम पूरा होता है उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे होंगे, लेट्स से आप 30 जनवरी को अप्लाई करते हैं, अब 30 जनवरी 2013 को जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपकी जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि 30 जनवरी 2008 को यू शुड हैव बीन इन द यूके, वहां से आपका टाइम पीरियड काउंट होना शुरू होगा। 30 जनवरी 2008 से लेकर 30 जनवरी 2013 तक आपने 450 डेज से ज्यादा बाहर ना गुजारे हों, और दैट्स इट। सो इंडेफिनिट लीव मिलेगा, आपको 1 साल भी गुजर चुका होगा, एवरीथिंग वुड बी कंप्लीट। आई वुड से जब आपका टाइम कंप्लीट होता है जनवरी से, तब अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले ना करें। अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि जो है जब मैं अप्लाई करूंगा तो ये नेशनलिटी चेकिंग सर्विस जो है उसके थ्रू अप्लाई करने में ज्यादा बेनिफिट है, या आप डायरेक्टली भी पोस्टल एप्लीकेशन भेज सकते हैं? और टाइम स्केल्स क्या हैं आजकल? और क्या है? टाइम स्केल, टाइम स्केल्स, राइट। चलें मैं बताता हूं जी। नेशनलिटी चेकिंग सर्विस का सिर्फ जो फायदा होता है वो ये है कि बिकॉज दिस इज नॉट अ लीव टू रिमेन एप्लीकेशन, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने
एक्सक्यूज मी, कि आपने अगर अप्लाई किया है तो उस एप्लीकेशन की पेंडेंसी में आपको यूके में ही रहना है। जब लीव टू रिमेन एप्लीकेशन की जाती है और अगर आप ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं और पासपोर्ट वापस मांगते हैं तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉन कंसिडर की जाती है। जबकि आप नेशनलाइजेशन के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो इंडेफिनिट लीव तो आपको मिल चुकी है। सो आप जब इसके लिए अप्लाई करते हैं तो नेशनलिटी चेकिंग सर्विस का फायदा ये होता है, ये वो लोग मोस्टली करते हैं जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना नहीं चाहते होम ऑफिस को। सो आप जाते हैं वहां जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कराते हैं, उनको दिखा लेते हैं, पासपोर्ट भी आपके पास रहता है, आपके बाकी ओरिजिनल्स भी आपके पास रहते हैं। उन्होंने चेक करके कंफर्म कर दिया होम ऑफिस को कि इन सब चीजों के ओरिजिनल्स हमने देख लिए हैं, हमने स्टैंप करके आपको एज ओरिजिनल्स भेज रहे हैं। ये चीज एक तो की जा सकती है। दूसरी चीज जो मैं करता हूं, मेरे क्लाइंट्स के जब कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम बाय पोस्ट उनको भेजते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे पासपोर्ट अपना रखना है, वापस चाहिए, कोई मैं चीज़ नहीं भेजना चाहता, तो फिर मैं उनके डॉक्यूमेंट्स को खुद अटेस्ट करता हूं एज अ सोलिसिटर, एज कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, एज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, और वो डॉक्यूमेंट्स भी चल जाते हैं। सो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। जहां तक टाइम स्केल्स का ताल्लुक है, टाइम स्केल्स में आई वुड से 3 to 5 मंथ्स तो ईजिली आप एक्सपेक्ट करें। उससे कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी इससे थोड़ी डिले भी कर सकते हैं, लेकिन 3 to 5 मंथ्स का टाइम है जो जनरली मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसके लिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नहीं बोल रहा हूँ लंदन से। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा केस लेगेसी में था, तो मैंने 2 साल पहले फ्रेश क्लेम डाला था, उसका जवाब भी नहीं मिला। तो 1 साल पहले उन्होंने मुझे लेटर लिखा था कि हम आपको लीव टू रिमेन गारंटी कर रहे हैं सब्जेक्ट टू फाइनल सिक्योरिटी चेक। ठीक, तो इसको पता करना था प्लीज कि ये जो लेगेसी के केस हैं, जो ये उन्होंने मुझे लेटर लिखा था कि हम आपको लीव टू रिमेन दे रहे हैं सिक्योरिटी चेक, 1 साल हो गया, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है प्लीज। ओके, आपने कुछ किया उसके बारे में? मैंने उनको 2-3 रिमाइंडर भेजे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। CA यूनिट लिवरपूल को मैंने लिखा थी। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। पहली बात तो कानूनन तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि लेगेसी वालों ने या CAA यूनिट ने आपको बताया कि जी हमको इसके ऊपर फैसला करेंगे, और अभी तक उन्होंने फैसला किया नहीं, बल्कि ये भी बताया कि आपको हम स्टेटस दे रहे हैं, ये भी नहीं कि खाली फैसला करेंगे। आपसे प्रॉमिस किया गया कि आपको स्टेटस अब दे दिया जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूं जुडिशियल रिव्यू में ज़रूर चैलेंज होना चाहिए। सो अगर आपने अभी तक उसको चैलेंज नहीं किया तो मेरा ख्याल उसको चैलेंज करना बनता है। एक तो ये चीज़ कीजिए कि अपने MP के पास चले जाएं, MP को जाके वो लेटर दिखाइए और कहिए कि जी ये मेरे नज़दीक एक बाइंडिंग प्रॉमिस बनता है उनका, कि उन्होंने कहा कि वो मुझे ये दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को वो अगर पूरा नहीं करते और मुझे स्टेटस नहीं देते तो ये गलत है। सो उन्होंने जो सिक्योरिटी चेक्स करने मुझे बताएं क्या करने हैं, अगर नहीं किए तो कितना टाइम और लगेगा, मुझे कोई इंडिकेशन तो दें। अगर मुझे कोई इंडिकेशन भी नहीं है, मुझे कुछ बताया भी नहीं जा रहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, ना कोई और एप्लीकेशन पेंडिंग है ना कुछ और है, तो मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूं? अपने MP के थ्रू इस चीज़ का कुछ आंसर लेने की कोशिश करें। MP को कोई ना कोई जवाब इसका जरूर आएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं हाँ अभी आपको और इंतजार करना है, तो जितना इंतजार करने का वो टाइम देते हैं आपको, उतना इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। इफ नॉट तो फिर इसको आप जुडिशियल रिव्यू में लेके जाइए और जाके वहां पे इसको चैलेंज करें कि भाई ये एक लेटर में मुझे कहा गया कि आपको हम स्टेटस दे रहे हैं सब्जेक्ट टू फाइनल सिक्योरिटी रिव्यू। अब वो सिक्योरिटी चेक्स उन्होंने क्या करने हैं? पहली बात तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं उनसे कि जी क्या आपके चेक्स किए जा रहे हैं। नंबर 2 आप ये कर सकते हैं कि आप होम ऑफिस को लिख के अपनी फाइल मंगवा सकते हैं उनसे, जिस फाइल के अंदर कोई ना कोई एक्शन उसके ऊपर नजर आना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यही करता हूं, जिन लोगों को ये लेटर्स आए थे और जिनको अभी तक कोई जवाब नहीं आया, उनको मैं यही करता हूं कि जी उनकी फाइल मंगवा लेते हैं। अब वो जो होम ऑफिस से उनकी वो फाइल आती है उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन सामने पता चल जाता है कि या तो वो भूले बैठे थे उसको, या उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, या वो फिर जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इसकी तो वो आपको स्टेटस ही दे देते हैं उसके ऊपर। जो भी चीज़ करनी है वो आपको कोई ना कोई इसके अंदर आंसर मिल जाता है। कहने का मकसद सिंपल आखिर में ये बता दूं कि MP के थ्रू जाइए, अपनी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपनी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मंगवा लीजिए, और फिर अगर आपको नजर आता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे आपके केस में, तो फिर जुडिशियल रिव्यू में जाइए, उसको चैलेंज कीजिए और उनको चैलेंज करें कि बताएं उनको कि क्या ऐसे सिक्योरिटी चेक्स थे जिनका कैसा रिजल्ट आया जिसकी वजह से अभी तक आपको स्टेटस नहीं दिया गया। बिकॉज अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आपको स्टेटस ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले तो फैसला कर लिया कि वो आपको स्टेटस दे रहे हैं। ओके नाज़रीन,
आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। हमेशा की तरह बहुत तेजी से टाइम गुजर गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का, बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का, और उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छे जवाब मिल गए होंगे, और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आती रहें, जो भी सवाल जवाब आते रहें, उनको हम हैंडल करते रहें। अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।